आजकल अगर हम अपने चारों तरफ देखें हुँ। तो हर शहर सेंसर से लैस हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। ऑप्टिकल फाइबर का एक घना जाल बिछा हुआ है हुँ, और मतलब हर पल को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगे हैं। हुँ। सतह से देखने पर तो ऐसा लगता है कि हमने डेटा और सूचनाओं के जरिए भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया है ना? एकदम सही कह रहे हैं आप। आज हमारी जो हार्ड ड्राइव्स हैं, उनकी क्षमता टेराबाइट से पेटाबाइट्स तक पहुँच गई हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी तकनीकी चकाचौंध के ठीक समानांतर एक बहुत गहरा विरोधाभास पनप रहा है। मतलब सूचनाओं का ये पहाड़ जितना ऊंचा हो रहा है, हमारी सामूहिक सांस्कृतिक स्मृतियां उतनी तेजी से मिटती जा रही हैं। हाँ, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। तो ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि इन स्मार्ट शहरों की कंक्रीट के बीच वो मानवीय संवेदनाएं आखिर जा कहाँ रही हैं? हुँ। क्योंकि असल में तो वही किसी समाज को जीवित रखती हैं। देखिए, ये आज के डिजिटल युग का शायद सबसे जटिल पहलू है। हम्म। क्योंकि जानकारी या डेटा का होना और स्मृति या यादों का होना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मतलब डेटा और यादें एक नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। डेटा केवल तथ्यों का एक निर्जीव संग्रह है, हम्म। जबकि जो स्मृतियां होती है ना, वो उन तथ्यों में बसी मानवीय भावनाओं का एक जीवंत रूप होती हैं। हाँ, ये बात तो है। आज हमारे समाज में सूचनाओं की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उन सूचनाओं को संवेदनाओं के साथ सहेजने की आदत तेजी से लुप्त हो रही है। इसे हम एक तरह की सामूहिक विस्मृति या सरल शब्दों में भूलने की बीमारी कह सकते हैं। और असल में यही जो विरोधाभास है ना, यही आज की हमारी इस गहन चर्चा या कहें इस डीप डाइव का केंद्र बिंदु है। जी। आज हमारे पास चर्चा के लिए जो स्रोत मौजूद है, वो एक बेहद विस्तृत और विचारोत्तेजक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट प्रख्यात साहित्यकार और पत्रकार अजामिल द्वारा लिखी गई है। हाँ, मैंने भी इस रिपोर्ट को बहुत गहराई से पढ़ा है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक आयोजन का दस्तावेज है। ये आयोजन गोपी कृष्ण गोपेश जी की रचनाओं के संग्रह गोपेश समग्र के लोकार्पण पर आधारित था। बिल्कुल। लेकिन इस रिपोर्ट का मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि कोई किताब छपी है, बल्कि ये इस बात की गहरी पड़ताल करती है कि जब पूरा समाज अपनी यादों को डिलीट करने में लगा हो, तब एक साहित्यकार के शब्दों को सहेजना किस तरह एक सांस्कृतिक प्रतिरोध बन जाता है। ये जो सांस्कृतिक प्रतिरोध वाला विचार है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। कैसे? मतलब इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। जब कोई व्यवस्था या कहें कि समय का प्रवाह सब कुछ समतर कर देना चाहता हो, हम्म। सब कुछ एक जैसा और भूलने योग्य बना देना चाहता हो, हम्म। तब किसी पुरानी और अर्थपूर्ण आवाज को दोबारा खड़ा करना एक तरह की बगावत है। अरे वाह, बगावत, ये शब्द बहुत सटीक है। हाँ, और इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो आयोजन था, ये कोई आम औपचारिक लोकार्पण नहीं था, जहां लोग आते हैं, रस्मी भाषण देते हैं और चले जाते हैं। ये असल में एक आत्मीय स्मृति पर्व था। ये आत्मीय स्मृति पर्व वाली बात को थोड़ा और कुरेदना जरूरी है। हम्म। हजामिल जी की रिपोर्ट बताती है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत भाषणों से नहीं हुई थी, जी बिल्कुल नहीं। बल्कि गोपेश जी की जो चर्चित रचनाएं हैं, जैसे मुझसे मेरा नाम ना पूछो हम्म। और पीले हाथ करती हैं, हम्म। उनके सस्वर पाठ से हुई थी। हम्म। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। पूछिए क्या सवाल है। अ, आज के दौर में जब हर 15 सेकंड में एक नया शॉर्ट वीडियो हम्म। या कोई नोटिफिकेशन हम्म। हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, हम्म। तब एक सभागार में बैठकर किसी कविता का पाठ सुनना हम्म। क्या असर डालता है? हाँ। मतलब क्या ये महज कुछ बुद्धिजीवियों का अपने ही एक इको चैम्बर में बैठकर पुरानी यादों में खो जाना नहीं है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक संदेह है। लेकिन देखिए, कविता के सस्वर पाठ का जो विज्ञान और मनोविज्ञान है ना, हम्म। वो इससे कहीं अधिक गहरा है। अच्छा। हम्म। जब हम 15 सेकंड का कोई वीडियो देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर को बस एक क्षणिक उत्तेजना देता है और फिर गायब हो जाता है। हाँ, वो तो बस स्क्रॉल करते जाते हैं हम। बिल्कुल। इसके विपरीत जब किसी सभागार में कोई कविता गूंजती है, तो वो एक साझा और सामूहिक अनुभव का निर्माण करती है। ध्वनि तरंगें जब एक ही समय में सैकड़ों लोगों तक पहुंचती हैं, तो वो महज शाही और कागज का रिश्ता नहीं रह जाता। वो एक स्पंदित करने वाली घटना बन जाती है। एकदम सही। और रिपोर्ट में प्रख्यात नव गीतकार ओम निश्चल के वक्तव्य का भी जिक्र है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोपेश ने गीतों को सिर्फ एक पुरानी परंपरा या मनोरंजन का साधन नहीं माना। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका है। जब भी नवगीत विधा का नाम आता है,
तो एक आम धारणा यही बनती है कि इसमें शायद सिर्फ चांद, सितारे, नदियां और कोमल भावनाओं की ही बातें होंगी। हाँ, ये धारणा बहुत आम है। ही है। मतलब क्या गोपेश केवल एक भावुक और कोमल रचनाकार थे, या उनकी लेखनी में समाज की कोई ठोस जमीनी हकीकत भी मौजूद थी? नवगीत की इसी भ्रांति को दूर करना बहुत जरूरी है। नवगीत दरअसल वो विधा है जिसने कविता की पारंपरिक लय को तो बनाए रखा, लेकिन उसके भीतर का जो विषय है उसे पूरी तरह से आधुनिक और यथार्थवादी कर दिया। मतलब फॉर्म पुराना लेकिन कंटेंट एकदम नया। बिल्कुल। ओम निश्चल का विश्लेषण भी यही स्थापित करता है कि गोपेश के यहाँ आत्मीयता और कोमलता तो है, लेकिन उसके ठीक समानांतर समय की बेचैनी भी है। समय की बेचैनी से आपका क्या मतलब है यहाँ? जैसे कि औद्योगिकरण, शहरों का अमानवीय होना, एक आम इंसान का रोजमर्रा का जो संघर्ष होता है, ये सब उनकी कविताओं में धड़कता है। इसीलिए उनके गोपेश समग्र का आना सिर्फ एक पुरानी किताब का छपना नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस बेचैनी को आज के समाज के सामने वापस लाकर खड़ा करना है, जो शायद आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। ये बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने कि कैसे एक पुरानी रचना आज के समय के लिए एक आईना बन सकती है। मुझसे मेरा नाम ना पूछो जो शीर्षक है, वो ही अपने आप में आज के सेल्फ ब्रांडिंग वाले युग पर एक सीधा प्रहार लगता है। एकदम सटीक तुलना की आपने। है ना? जहां हर कोई अपना नाम और अपनी पहचान चिल्ला चिल्ला कर स्थापित करना चाहता है। खैर, इस वैचारिक बेचैनी से आगे बढ़ते हुए रिपोर्ट में एक और बहुत ही मजबूत धागा जुड़ता है। प्रोफेसर प्रणय कृष्ण के वक्तव्य का। हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर प्रणय कृष्ण ने कहा कि गोपेश को याद करना दरअसल एक पूरे सांस्कृतिक समय को याद करना है। उन्होंने एक लुप्त होती मध्यवर्गीय संवेदना की बात की, जहां साहित्य और जीवन के बीच कोई दूरी नहीं थी। मैं समझना चाहता हूं कि यह सांस्कृतिक समय आखिर क्या है। इस से हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज के दौर में एक लेखक जो पब्लिक के सामने बोलता है या लिखता है और जो वो अपने निजी जीवन में होता है, उन दोनों के बीच एक बहुत चौड़ी खाई होती है। हाँ, एक तरह का पीआर या इमेज बिल्डिंग चलती है। बिल्कुल, एक कृत्रिम आवरण होता है जिससे लोग उड़े रहते हैं। लेकिन प्रोफेसर प्रणय कृष्ण उस दौर की बात कर रहे हैं जहां साहित्य कोई दिखावा नहीं था, कोई नेटवर्किंग टूल या पार्ट टाइम शौक नहीं था। वो जीने का एक सहज तरीका था। हाँ, गोपेश उसी मध्यवर्गीय संवेदना का प्रतिनिधित्व करते थे, जहां जो जिया जा रहा था वही लिखा भी जा रहा था। कोई आडंबर नहीं था उनके यहाँ। इस बिना आडंबर वाले जीवन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण रिपोर्ट में प्रोफेसर नीलम शरण गौर के वक्तव्य से भी मिलता है। जी, उन्होंने मॉस्को डायरी का जिक्र किया था। बिल्कुल। उन्होंने गोपेश की मॉस्को डायरी का विशेष उल्लेख किया। अब यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ इलाहाबाद की विशुद्ध स्थानीय ठेठ मध्यवर्गीय संवेदना और दूसरी तरफ मॉस्को जैसी वैश्विक जगह की यात्रा। इसे अगर आज की तकनीकी भाषा में एक एनालॉजी या रूपक के जरिए समझें, हाँ, बताइए। तो ये मुझे किसी कंप्यूटर के उस ओपन सोर्स कोड की तरह लगता है, जिसका बेस या मुख्य ढांचा तो इलाहाबाद की जमीन पर लिखा गया है, लेकिन जिसे दुनिया के किसी भी सर्वर जैसे मॉस्को पर बिना किसी रुकावट के चलाया जा सकता है। अरे वाह, ये रूपक तो पूरी स्थिति को बहुत सजीव कर देता है। है ना? मतलब वो विदेशी जमीन पर हैं, हाँ। लेकिन उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल देसी है। एकदम सही। मॉस्को डायरी सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत नहीं है। यात्रा वृत्तांत अक्सर इस बात से भरे होते हैं कि लेखक ने क्या नया खाया, क्या नई इमारतें देखीं। हाँ बिल्कुल, एक टूरिस्ट गाइड की तरह। लेकिन प्रोफेसर गौर के अनुसार ये डायरी एक ऐसे व्यक्ति का आत्मीय दस्तावेज है जो दुनिया को एक बिल्कुल खुले, पारदर्शी और निष्पक्ष मन से देख रहा है। बिना किसी पूर्वाग्रह के। जी, वो अपनी जड़ों से इतना मजबूती से जुड़ा हुआ है कि उसे मॉस्को की चकाचौंध के सामने अपने भीतर कोई हीन भावना नहीं महसूस होती। स्थानीयता और वैश्विकता का ये जो अद्भुत संतुलन है। लोकल और ग्लोबल का जो बैलेंस है, हाँ, वो तभी संभव है जब रचनाकार भीतर से बेहद सहज हो और शब्दों से ज्यादा मानवीय संबंधों को महत्व देता हो। पर यहाँ एक व्यावहारिक चुनौती भी खड़ी होती है। एक ऐसे रचनाकार की रचनाओं को जो इतनी विविध विधाओं में लिखी गई हों, जो इतनी गहरी और व्यक्तिगत हों, उन्हें एक जगह संकलित करना कोई साधारण काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास है। यहीं पर इस रिपोर्ट के लेखक और गोपेश समग्र के संपादक अजामिल जी की भूमिका सामने आती है। अक्सर हम लोग संपादन को सिर्फ प्रूफ रीडिंग या लेखों को एक क्रम में लगाने का काम मान लेते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है।
अजामिल की जो संपादकीय दृष्टि है वो इस बात का प्रमाण है कि संपादन महज एक तकनीकी काम नहीं है। एक सच्चा संपादक किसी पुरातत्ववेत्ता की तरह होता है। आर्कियोलॉजिस्ट की तरह कैसे? वो केवल पुरानी चीजों को इकट्ठा नहीं करता, बल्कि वो इस तरह से उन पर से धूल हटाता है कि उस दौर की पूरी सभ्यता, वो पूरा मनुष्य अपनी पूरी गरिमा के साथ उभर कर सामने आए। क्या बात है। और अजामिल जी ने खुद इस कार्य को एक संवेदनशील जिम्मेदारी माना है। रिपोर्ट में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से उभरती है कि अजामिल ने गोपेश की भावानुवाद शैली को बहुत सलीके से प्रस्तुत किया। जी। अब यहाँ मेरे मन में एक सवाल है, ये भावानुवाद शैली क्या है? इसे थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर हम अनुवाद या ट्रांसलेशन का मतलब गूगल ट्रांसलेट जैसी किसी शाब्दिक प्रक्रिया से लगाते हैं। हाँ, गूगल ट्रांसलेट तो बस शब्दों को बदलता है। भावानुवाद का सीधा अर्थ है शब्द दर शब्द अनुवाद ना करके मूल रचना की आत्मा या उसके पीछे छिपे भाव का अपनी भाषा में अनुवाद करना। मतलब इमोशन को ट्रांसलेट करना। बिल्कुल। ये एक बेहद जटिल और रचनात्मक प्रक्रिया है। मान लीजिए कोई रूसी कविता है, तो उसके शब्दों का हिंदी अर्थ खोजना आसान है, लेकिन उस रूसी कविता की उदासी या उसकी लय को हिंदी के पाठकों के भीतर हूबहू वैसे ही पैदा कर देना, ये भावानुवाद ये तो बहुत ही मुश्किल काम लगता है। है ना? अजामिल ने गोपेश की इसी बहुआयामी प्रतिभा को, चाहे वो उनके गीत हों, उनकी डायरी हो या उनके भावानुवाद हो, एक समग्र रूप में पिरोया है ताकि पाठक को सिर्फ एक लेखक ने बल्कि एक मुकम्मल इंसान मिल सके। एक मुकम्मल इंसान को सहेजने की इसी प्रक्रिया से हमारी इस चर्चा का शायद सबसे गंभीर और विचारणीय हिस्सा जन्म लेता है। अशोक वाजपेयी जी का वक्तव्य। एकदम सही पकड़ा आपने। एक अकेले रचनाकार की यादों को बचाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस सवाल का सीधा टकराव उस बड़े संकट से होता है जिसका जिक्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने किया। जी। उन्होंने एक बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की, हमारे समाज में फैल रही सुनियोजित विस्मृति, यानी प्लैंड एमनेजिया। अशोक वाजपेयी का ये वक्तव्य तो इस पूरी रिपोर्ट का वैचारिक शिखर है। उनका तर्क ये है कि समाज में जो स्मृति का क्षरण हो रहा है, जो यादें मिट रही हैं, वो कोई प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। तो फिर क्या है? उनके अनुसार ये सब कुछ एक सुनियोजित अभियान के तहत हो रहा है, जहाँ या तो हमें सब कुछ भुलाया जा रहा है या फिर वो याद कराया जा रहा है जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं था। अब देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव है। हाँ। अशोक वाजपेयी इसे एक सुनियोजित अभियान बता रहे हैं, हाँ। लेकिन क्या इस बात पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए? आप किस तरह का संदेह कर रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या ये तथाकथित भूलने की बीमारी सचमुच कोई राजनीतिक या वैचारिक साजिश है? हाँ। या फिर ये महज हमारे इस तकनीकी युग का एक अनचाहा साइड इफेक्ट है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्योंकि आज 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ साइकिल हैं, हर दिन बदलते सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं, और एल्गोरिथम्स ने तो हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी कर दी है कि हम कल की बात आज याद नहीं रख सकते। तो क्या वाजपेयी जी तकनीक के इस स्वाभाविक असर को थोड़ा अतिरंजित करके, यानी बढ़ा चढ़ाकर नहीं देख रहे हैं? ये बहस का एक बहुत ही प्रामाणिक बिंदु है। देखिए, इस मुद्दे को दोनों दृष्टिकोणों से देखना आवश्यक है। तकनीकी पहलू से देखें तो ये सच है कि डिजिटल आर्किटेक्चर को इस तरह डिजाइन ही किया गया है कि इंसान हमेशा अगले क्लिक की ओर भागता रहे। हाँ, पीछे मुड़कर देखने का समय ही कहाँ है? बिल्कुल। लेकिन अशोक वाजपेयी के तर्क का जो दूसरा पहलू है वो सामाजिक और राजनैतिक है, जिसका विश्लेषण करना भी उतना ही जरूरी है। वो कैसे? उनका तर्क ये है कि जब कोई समाज अपने असली इतिहास, अपने पूर्वजों और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट जाता है, तो वो एक खाली स्लेट की तरह हो जाता है। और एक खाली स्लेट वाले समाज को कोई भी नया नैरेटिव बेचना बहुत आसान होता है। एकदम सही। उसे नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। उन्होंने इस स्मृतिहीनता में छिपी एक गहरी कृतज्ञता की ओर इशारा किया। जो समाज अपने निर्माताओं के प्रति कृतज्ञ नहीं होता, वो अपना भविष्य भी सुरक्षित नहीं रख सकता। ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, वे रचनाकारों को और बुद्धिजीवियों को ये याद दिला रहे हैं कि पूर्वजों को जीवित रखना उनका सबसे बड़ा दायित्व है। और शायद अपनी इसी बात को वजन देने के लिए वाजपेयी जी ने इलाहाबाद के अपने पुराने दिनों की स्मृतियों का बहुत आत्मीयता से आख्यान किया। रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने नागार्जुन, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी
और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसी महान विभूतियों से जुड़ी यादें साझा कीं। जी, उन्होंने ये भी कहा कि कभी वो उस शहर के सबसे युवा वक्ता हुआ करते थे और आज सबसे वरिष्ठ हैं। अब इस प्रसंग को सिर्फ नॉस्टैल्जिया या बीते हुए कल के मोह के रूप में खारिज भी किया जा सकता है, लेकिन जिस गहराई से उन्होंने इलाहाबाद के उस साहित्यिक माहौल का जिक्र किया, वो सिर्फ भावुकता तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये महज नॉस्टैल्जिया नहीं है। जब वे उन नामों को गिनाते हैं, तो वे दरअसल एक इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम यानी एक पूरे बौद्धिक पर्यावरण को याद कर रहे हैं, जो कभी इलाहाबाद की पहचान हुआ करता था। हाँ, एक ऐसा माहौल जहां सच में विमर्श होता था। जी, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उस इलाहाबाद इलाहाबाद में गंभीरतम बात को भी सहजता और मुस्कुराहट के साथ कहने की कला मौजूद थे। ये आज के संदर्भ में एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल है। आज आप किसी भी विमर्श या टीवी डिबेट को देख लीजिए, हर जगह एक आक्रामकता है, एक शोर है। हाँ, जो जितना तेज चिल्लाता है उसे उतना ही सही मान लिया जाता है। है ना? ऐसे में वाजपेयी जी का ये याद दिलाना कि गहरी असहमति और गंभीर वैचारिक लड़ाइयां भी शालीनता और मुस्कुराहट के साथ लड़ी जा सकती हैं, ये अतीत का मुंह नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए एक सख्त जरूरत है। मतलब इलाहाबाद सिर्फ एक शहर का नाम नहीं था, वो एक संवाद की संस्कृति का नाम था। एकदम सटीक बात कही आपने। और ये संवाद की संस्कृति ही तो वो धागा है जो इस पूरे कार्यक्रम को जोड़े हुए था। अगर इस रिपोर्ट के अंतिम हिस्से यानी कार्यक्रम के समापन की तरफ ध्यान दिया जाए, तो अध्यक्षीय वक्तव्य में प्रोफेसर हेरंब चतुर्वेदी ने एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने गोपेश जी को अपने समय का साक्षी बताया था। हाँ, उन्होंने गोपेश को अपने समय का सजग और संवेदनशील साक्षी बताया। साक्षी होना किसी भी रचनाकार की सबसे बड़ी सार्थकता है। इतिहासकार तो सिर्फ तारीखें और घटनाएं दर्ज करता है, लेकिन एक साहित्यकार उस समय के मनुष्य के भीतर चल रही उथल-पुथल का साक्षी होता है। बिल्कुल। प्रोफेसर चतुर्वेदी का ये कहना कि गोपेश की दृष्टि सीमाओं से परे थी, इस बात को पुख्ता करता है कि भले ही वे स्थानीय जमीन से जुड़े थे, लेकिन उनकी चिंताएं पूरी मनुष्यता के लिए थीं। और ये पूरी मनुष्यता का जो भाव है, वो इस आयोजन के तौर तरीकों में भी झलकता है। रिपोर्ट में विशेष रूप से जिक्र है कि कवि यश मालवीय ने इस पूरे कार्यक्रम का बहुत ही आत्मीय संचालन किया। जी, और अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्रियंका गोपेश द्वारा किया गया। बिल्कुल, ये सब सिर्फ औपचारिकताएं नहीं है, ये दिखाती हैं कि ये आयोजन किसी कॉर्पोरेट सेमिनार या एकेडमिक कॉन्फ्रेंस की तरह नीरस नहीं था, बल्कि ये एक जीवित साहित्यिक परिवार का मिलन था। और यही इस पूरे डीप डाइव का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है। अजामिल की ये विस्तृत रिपोर्ट जिस मूल बिंदु की ओर इशारा करती है, वो ये है कि जब शहर और तकनीकें तेजी से स्मार्ट हो रही हों, तब मनुष्य होने का असली अर्थ केवल आंख मूंद कर आगे भागना नहीं हो सकता। हाँ, विकास का मतलब अपनी परछाई को मिटा देना तो नहीं है। एकदम सही। मनुष्य होने का अर्थ है पीछे छूटती हुई उन मानवीय आवाज़ों, उन बेचैनियों और उन स्मृतियों को सहेजना, जिनमें हमारी असली पहचान बसती है। गोपेश के समग्र का आना एक याद दहानी है कि हमें मशीनों की तरह डेटा नहीं, बल्कि इंसानों की तरह स्मृतियां इकट्ठी करनी हैं। ये एक ऐसा विचार है जो एक गहरे ठहराव की मांग करता है। इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभरती है, वो हमारे लिए एक चेतावनी भी है और एक रास्ता भी। जी बिल्कुल। आज के दौर में हर इंसान अपनी अनगिनत तस्वीरें, अपने रोजमर्रा के अपडेट्स और हर छोटी बड़ी जानकारी को क्लाउड में उन विशाल सर्वर रूम्स में सेव करने में व्यस्त है। मतलब सब कुछ डिजिटल रूप में हमेशा के लिए सुरक्षित करने का एक भ्रम सा पैदा हो गया है ना? हाँ, एक बहुत बड़ा भ्रम है ये। लेकिन अगर हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां आज से ठीक 100 साल बाद, मान लीजिए साल 2126 में, कोई इतिहासकार हमारे स्मार्ट और डिजिटल युग का एक समग्र दस्तावेज तैयार करना चाहे, तो उसे उन ठंडे सर्वर रूम्स में क्या मिलेगा? ये सोचने वाली बात है। क्या उसे वहां हमारी कोई सच्ची मानवीय स्मृति, हमारे भीतर की कोई असली कोमलता या कोई प्रामाणिक बेचैनी मिलेगी? या फिर उसे सिर्फ वही चुनिंदा, चमचमाती हुई और खोखली चीजें मिलेंगी जिन्हें किसी बेजान एल्गोरिदम ने, किसी मशीन ने हमें याद रखने के लिए चुना था? ये सच में बहुत गहरा सवाल है। एल्गोरिदम की याददाश्त और इंसान की स्मृतियों के बीच के इसी फासले पर विचार करते हुए हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।